हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 2.0 पर। मैं सौरभ निषाद आज आप सभी को पढ़ाता हूं। संविधान हम पढ़ा रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों ध्यान देंगे, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं रेलवे की जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे की सभी वैकेंसियों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसके बाद जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन करवाए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो पॉइंट दिया गया, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। साथियों ध्यान देंगे, संविधान में हमने बताया था कि जब संविधान भारत का संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद वर्णित थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद वर्णित हैं। इस 395 अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान सन 1937 में बना था। ठीक है, तो आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था और आयरलैंड के संविधान में नीति निदेशक तत्व वर्णित कहां से है, तो आयरलैंड ने अपने संविधान में स्पेन के संविधान से, स्पेन के संविधान में नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया था। आयरलैंड ने नीति निदेशक तत्व स्पेन के संविधान से लिया है और वहीं पे हमारे देश भारत ने आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व का वर्णन अपने देश के संविधान में किया है। ध्यान देंगे, यह जो नीति निदेशक तत्व है यह लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। नीति निदेशक तत्व जो है हमारे देश के नागरिकों के कल्याणकारी माना जाता है। तो हमारे देश के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी योजना देता है। तो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या चीजें वर्णित हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। आर्टिकल 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई। राज्य की परिभाषा वही बताई गई है जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में बताया गया है। इनका मतलब है जो भारत के संविधान है, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व कुछ मिलते जुलते आपस में। ठीक है, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा वर्णित है और वही राज्य की परिभाषा वर्णित है जो मौलिक अधिकारों में राज्य की परिभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में बताया गया है संविधान का भाग 4, संविधान का भाग 4, भाग 4 का मतलब नीति निदेशक तत्व। जो नीति निदेशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। कोई भी न्यायालय इसको बाध्यता नहीं दे सकता है। तो बताया गया संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 37, भाग 4 न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं होगी, खास करके नीति निदेशक तत्व में। तो ये है अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की वही परिभाषा बताई गई है जो मौलिक अधिकारों में वर्णित है। ये अनुच्छेद 36 है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्व की भी परिभाषा वर्णित है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व की परिभाषा कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत वर्णित है और अनुच्छेद 37 में भाग 4 में बताया गया, मतलब नीति निदेशक तत्व बताया गया है। इसमें न्यायालय द्वारा कोई बाध्यता नहीं होगी। यहीं पर ध्यान देते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 साथियों एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 38 जो है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 38 क्या है?
अनुच्छेद 38 जो है समाज के लिए लोक कल्याणकारी और समाजवादी का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 38 जो है वो समाज के लिए लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि होगी। समाज जो है जो हमारे देश के नागरिक हैं वो समाजवादी होंगे। इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत साथियों वर्णन किया गया है। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 38 है। पूछा जाता है लोक कल्याणकारी में अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो हम बताएंगे लोक कल्याणकारी में अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत वर्णित है। क्लियर है? अनुच्छेद 38 पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बताते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 इसमें साथियों बंधुआ मजदूरी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में बंधुआ मजदूरी दास्ता एवं शोषण के विरुद्ध दास्ता से मुक्ति, खास करके बालकों को। साथियों अनुच्छेद 29 में बंधुआ मजदूरी का वर्णन किया गया है। खास करके बालकों को दास्ता से मुक्त किया जाएगा, बालकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी, बालकों का हनन नहीं किया जा सकता है। इनका वर्णन अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है। साथियों एक बात ध्यान देते हैं अनुच्छेद 39 का ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से अनुच्छेद 39 का बहुत पूछा जाता है। क्या है अनुच्छेद 39 का में? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होंगे। जो कानूनी अधिकार हैं वो हमारे देश के नागरिकों को निःशुल्क प्राप्त होंगे। इनका वर्णन अनुच्छेद 39 का में साथियों वर्णित है। समान न्याय, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। इनका भी वर्णन जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत साथियों वर्णित है। 39 का के अंतर्गत पेपर की दृष्टि से एक और अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 साथियों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 है। यह अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अनुच्छेद 40 जो है महात्मा गांधी के निर्देश पर जोड़ा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था कि अगर भारत की आत्मा कहीं निवास करती है तो गांवों में निवास करती है। ये महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी के इसी कथन को देखते हुए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये गांधीवादी संविधान के गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी अनुच्छेद।
अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले किस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 40 को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अनुच्छेद 40 है ये महात्मा गांधी की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 40 बहुत महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग अनुच्छेद 40 पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, यही अनुच्छेद 40 है। बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 अच्छा, कुछ दशाओं में विधिक सहायता ठीक है, काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। साथियों ध्यान देंगे, जो क्या होते हैं बुढ़ापे में क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। ठीक है, और भी क्या मिलते हैं? बहुत से पेंशन सरकार क्या करती है, तमाम प्रकार की योजनाएं चालू करती है। कई योजनाएं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम पेंशन क्या करती है सरकार। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको क्या होना चाहिए, कुछ दशाओं में, जैसे क्या है उनकी स्थिति अगर दयनीय स्थिति खराब हो गई है, उनकी स्थिति यदि खराब हो चुकी है तो सरकार उन्हें क्या करता है, तमाम प्रकार के क्या करता है, कई प्रकार के अवसर प्रदान करता है। और उन अवसरों की सहायता से क्या करती है सरकार हमारे देश के नागरिकों को, जरूरतमंदों को पेंशन प्रदान करती है। इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा। जैसे क्या है, हमारे देश के कुछ नागरिक हैं, गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग कभी कभार क्या करते भाई, गांव में कोई काम धंधा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तो गाँव में सबको पता है कि काम धंधे उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को जब काम धंधे नहीं मिल पाते तो भारत सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हमारे देश में नरेगा की व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं नरेगा भारत में कब चालू हुआ था, तो 2005 में चालू हुआ था। लेकिन साथियों ध्यान देंगे 2005 में इसको नरेगा नाम दिया गया था, नरेगा। ठीक है, इसका मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। साथियों ये था 2005 में अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ विशेष दशाओं में भारतीयों को काम पाने का अधिकार होगा। इसी के उद्देश्य से, अनुच्छेद 41 के उद्देश्य से हमारे देश के संविधान में साथियों हमारी सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की थी। हुआ क्या है, इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का, एक वर्ष में 100 दिन का काम पाने का मतलब सरकार ने जिम्मा लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलेगा। गाँव में जो भी लोग गाँव में निवास करते हैं उनको 100 दिन का काम मिलेगा। साथियों बाद में क्या हुआ, इस नरेगा का जो नाम है 2006 में साथियों बदल दिया गया। 2006 में इस नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा। तो साथियों ये मनरेगा का मतलब ये नहीं है कि अपने मन के मुताबिक काम करो। साथियों गांव के लोग जो है वो लोग कहते हैं कि हम तो मनरेगा में काम करने आए हैं। मनरेगा का मतलब ये सोच लेते हैं कि जितना मन कहेगा उतना ही काम करेंगे। मनरेगा का मतलब साथियों ये नहीं है वास्तव में। मनरेगा का मतलब ध्यान देंगे, यहाँ से मन जो जोड़ा गया ये महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, महात्मा गांधी।
जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया साथियों। तो इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। लोग सोचते हैं कि मनरेगा है और अपने मन के मुताबिक काम करना है, ऐसा नहीं है। उसमें महात्मा गांधी जी का कथन था कि भारत देश में अगर कहीं भारत की आत्मा निवास करती है तो वो गांवों में निवास करती है, इसीलिए इस नरेगा का नाम साथियों मनरेगा कर दिया गया था महात्मा गांधी का नाम देखते हुए, और इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर हम लोग नरेगा की बात करते हैं, वर्तमान समय में नरेगा की जो मजदूरी है साथियों 230 रुपया प्रतिदिन है। पहले नरेगा का जो था मजदूरी जो था वो 213 रुपया था। 213 रुपया को बढ़ा करके अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेगा का जो शुल्क है वो 230 रुपया प्रतिदिन कर दिया मजदूरी। ठीक है, 214 नहीं 230 रुपये इस समय है। तो साथियों यह है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में विधिक सहायता प्राप्त करेगी सरकार देगी। काम पाने का अधिकार हमारे देश के गांव के लोगों को खास करके प्राप्त होगा। और बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम प्रकार के जो पेंशन होते हैं साथियों वो सरकार, विकलांग पेंशन, ये सभी पेंशन जो योजना सरकार चलाती है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत चलाती है। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 41 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 प्रसूति काल सहायता। साथियों ध्यान देंगे, भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार या राज्य सरकार क्या करती है, एक योजना है मातृ जननी योजना। मातृ जननी योजना, ये जो मातृ जननी योजना है साथियों ये चलाया गया था अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार क्या कहते हैं, हमारे संविधान में वर्णित है कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनकी भी देखभाल होनी चाहिए, इसलिए प्रसूति काल सहायता भारत सरकार या राज्य सरकार प्रदान करती है। तो इनका जो वर्णन है प्रसूति सहायता जो है प्रसूति काल सहायता अनुच्छेद 42 में साथियों वर्णित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मातृ जननी योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत चलाया गया है। मतलब क्या होगा, माता और जो बालक होगा उनकी क्या की जाएगी, सरकार के द्वारा पूर्ण सहायता प्रदान कर दी जाएगी। जितनी भी सहायता है सरकार से जितना प्रयास हो सकता है सरकार उतना प्रयास करती है। अनुच्छेद 42 में इनका वर्णन साथियों किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में साथियों न्यूनतम मजदूरी का वर्णन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा। साथियों ध्यान देंगे, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, कहीं गांव में काम करने जाते हैं या शहरों में काम करने जाते हैं, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 43 में साथियों न्यूनतम मजदूरी का वर्णन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है कि एक मजदूरी जो होगी सभी के लिए निर्धारित होगी, सभी को एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होगी। जैसे क्या है, गाँव में क्या है, इस समय मजदूरी कहीं पर 350 रुपये गाँव में निर्धारित है मजदूरी, कहीं पर 300 रुपया मजदूरी निर्धारित है। किसी कंपनी में क्या है, किसी कंपनी में 8,000 वेतन मिलता है तो किसी कंपनी में 10,000 वेतन मिलता है। तो वो कंपनी क्या करती है या गांव क्या करते हैं, उनकी अपनी एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को क्या करते हैं 350 रुपया मजदूरी दिए, दूसरे व्यक्ति को 120 रुपया मजदूरी दिए, ऐसी बात नहीं है। न्यूनतम मजदूरी का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 43 बताता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, जहाँ पे जो मजदूरी निर्धारित की गई है वो मजदूरी प्रत्येक नागरिकों को उतना मिलना चाहिए।
और प्रत्येक अलग अलग जगहों पर अलग अलग मजदूरी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्रों में मजदूरी जो होती है अलग अलग निर्धारित की गई रहती है, हर जगह की मजदूरी अलग अलग होती है। तो न्यूनतम मजदूरी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत वर्णित है। साथियों, इसके बाद अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। साथियों ध्यान देंगे, समान सिविल संहिता साथियों समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। तो समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिकों को समान वरीयता देना, प्रत्येक नागरिकों को समान नागरिकता देना। तो साथियों पॉइंट क्या है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि कैटेगरी बांटी जाती है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तमाम प्रकार की कैटेगरी लोगों को बांटी जाती है। लेकिन साथियों ध्यान देंगे, ये समान सिविल संहिता जो होती है ये पूरी कैटेगरी को समाप्त कर देती है और ये यह बताती है कि अगर सभी लोग समान नागरिक हैं तो सभी के लिए कानून कायदे सब कुछ समान होंगे। ठीक है, तो समान सिविल संहिता वैसे खास करके भारत के सबसे पहले गोवा राज्य में लागू किया गया था। तो प्रथम राज्य है साथियों गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। साथियों ध्यान देंगे, हाल ही में अभी फरवरी में ही क्या किया गया, उत्तराखंड समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा स्टेट बन चुका है। तो भारत के मात्र 2 स्टेट में, 2 राज्यों में समान सिविल संहिता लागू है। पहला स्टेट है गोवा और दूसरा स्टेट है उत्तराखंड। साथियों उत्तराखंड में हाल ही में समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। तो ये समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। साथियों एग्जाम की दृष्टि से अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 45 ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें साथियों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। साथियों अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया गया है कि हमारे देश के जो बालक हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष है, उन बालकों को क्या दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। हम ध्यान देते हैं साथियों, हमारे यहाँ क्या है, प्राइमरी विद्यालय या जूनियर विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय स्थापित है। ठीक है, कहीं कहीं क्या है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। ठीक है, जहाँ पे शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार है वहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट विद्यालय जो है, जो प्राइमरी या जूनियर लेवल के विद्यालय हैं, वहाँ पे देखते हैं शिक्षक की नियुक्ति तो की गई है लेकिन शिक्षक हैं, बालक नहीं है। लेकिन साथियों ये जरूरी नहीं है कि हर जगह यही कंडीशन हो। ठीक है, कुछ राज्य, कुछ जगह, कुछ जिले ऐसे भी आज के समय में हैं जहाँ पे लोग आज भी केवल सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, प्राइवेट विद्यालय बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आज भी ये कंडीशंस है किसी राज्य में, कहीं कहीं राज्यों में जो गरीब राज्य हैं, जैसे साथियों हम बिहार की बात करते हैं या झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या हम पश्चिम बंगाल की ही बात करते हैं, यहाँ सब क्या है, सरकारी संस्थाओं में बालक का अनुपात बहुत ज़्यादा है। बालक जो है सरकारी विद्यालय में ज़्यादा पढ़ते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में बालकों को शिक्षा बहुत कम मिलती है। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आज भी क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को जो विद्यालयी सहायता प्रदान होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। तो साथियों ध्यान देंगे, सरकार ने तमाम प्रकार की योजनाएं चालू की हैं। ठीक है, जैसे एक योजना हम बताते हैं, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना,
मिड डे मील योजना, अगर हम साथियों मिड डे मील योजना की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी और 1995 में जब मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी तो साथियों प्रत्येक बालक जो क्या होते थे, प्राइमरी या जो गवर्नमेंट विद्यालयों में पढ़ते थे उनको क्या किया जाता था, 3 केजी राशन 3 केजी राशन जो है प्रत्येक माह में मिलता था। जो भी बालक सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे उनको सरकार 3 केजी राशन 3 किलो राशन प्रदान करते थे। 1995 जब मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन हुआ क्या, बाद में चल करके एक और योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। एक स्लोगन दिया गया, स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। साथियों सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई 2001 में की गई, 2001-2002 में। वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, लेकिन कहीं कहीं 2001-2002 माना था, लेकिन 2001 से 2000 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चले हम, तो एक स्लोगन दिया गया, स्कूल चले हम। अगर कह देगा, आपसे पूछ लेगा कि गवर्नमेंट विद्यालय जो भी विद्यालय है उनका स्लोगन क्या है, तो सरकारी विद्यालय का जो स्लोगन है वो स्लोगन है साथियों स्कूल चले हम। इस स्लोगन की शुरुआत 2002 में की गई थी। साथियों ध्यान देते हैं 86वां संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में यहाँ पे साथियों ध्यान देंगे अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जबकि ध्यान देते हैं 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालकों के लिए, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालक के लिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत किया गया। पहले ये अनुच्छेद 45 में ही था। 3 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक हैं इनको शिक्षा जो प्रदान की जाती है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, लेकिन संविधान संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। यहीं पर अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 86वां संविधान संशोधन किया गया था, 2002 में किया गया था। आगे चल करके सन 2009 में एक शिक्षा अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। साथियों एक और अधिनियम आया 2009 में शिक्षा का अधिकार, लेकिन 2009 में इसको साथियों लागू नहीं किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। पॉइंट क्लियर है? ये था अनुच्छेद 45 से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अनुच्छेद 45 में जिनका वर्णन साथियों किया गया है। पॉइंट क्लियर है? अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या होगी तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे, पूरा का पूरा पॉइंट आपके साथियों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति
जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा में सहायता। साथियों ध्यान देंगे, भारत सरकार या अदर स्टेट की सरकार क्या करती है, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण के लिए क्या करती है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती है। स्कॉलरशिप आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 46 में स्कॉलरशिप का वर्णन किया गया है। जो भी बालक स्कॉलरशिप पाते हैं उस स्कॉलरशिप का वर्णन जो है साथियों अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया है। जो शिक्षण संस्थान है, जो भी शिक्षण केंद्र है, या जो भी बालक बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, कुछ बालक गरीब वर्ग के होते हैं, गरीब वर्ग के बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के शिक्षा सहायता की राशि प्रदान करती है, जिसको सरकार स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान करती है। तो साथियों ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, मतलब लोगों को सहायता प्राप्त हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आगे ध्यान देते हैं अनुच्छेद 47 पोषाहार। अनुच्छेद 47 पोषाहार का वर्णन मिलता है। पोषाहार मतलब क्या है, जो भी बालक हैं, जो छोटे बालक हैं, ठीक है, ये अगर हम मिड डे मील योजना की बात करते हैं, हमने बताया था कि मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। और ध्यान देंगे 1995 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था पोषाहार में वृद्धि, ठीक है, ताकि बालकों का पोषण बेहतर हो। क्योंकि ध्यान देंगे एक कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। तो साथियों ध्यान देंगे पोषाहार में वृद्धि, पोषाहार में वृद्धि अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि बालक जो है, बालकों का पोषाहार बेहतर तरीके से होना चाहिए। उसी में क्या किया गया, मिड डे मील योजना, मिड डे मील की शुरुआत अनुच्छेद 47 के अंतर्गत की गई है। क्लियर है। अनुच्छेद 48 हम बात करते हैं, अनुच्छेद 48 ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। साथियों जो भी कृषि कार्य है, सरकार क्या करती है, कृषि कार्यों में बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चालू करती है। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना, भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लागू किया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार क्या करती है, 2000 रुपये प्रदान करती है, 3000 नहीं 2000, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार 2000 रुपये प्रति किस्त वाइज क्या करती है, प्रदान करती है। तो साथियों ध्यान देंगे यहाँ से क्या है, ये जो कृषि एवं पशुपालन है इनके लिए क्या करती है, किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत साथियों प्रदान की गई है। अनुच्छेद 48 का क्या है, अनुच्छेद 48 का साथियों पर्यावरण का वर्णन किया गया है। पर्यावरण की देखरेख, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का वर्णन किया गया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पूछा जाता है कि पर्यावरण का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो पर्यावरण का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 है। अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की देखरेख, देखभाल व सुरक्षा। साथियों, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, सभी राष्ट्रीय स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक पर क्या होगा? सभी लोगों का समान अधिकार होगा और उसकी देखभाल सभी नागरिकों को करना है। ऐसा नहीं कि अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन को गंदा कर देते हैं क्योंकि हमको आज रहना है, कल नहीं रहना है। ताजमहल देखने गए, ताजमहल कोई गुटखा खाए, ताजमहल थूक दे, ऐसी व्यवस्था नहीं है साथियों। इसका मतलब वो राष्ट्रीय स्मारक है तो राष्ट्रीय स्मारकों की जो देख रेख है वो संपूर्ण नागरिकों की जिम्मेदारी है। भारत के जितने नागरिक हैं सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो साथियों, राष्ट्रीय स्मारक की जो देखभाल एवं सुरक्षा है ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत साथियों इसकी व्यवस्था की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 50। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में है। कंपटीशन की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अनुच्छेद 50 साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग एग्जामों में अनुच्छेद 50 पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 50 का जो वर्णन, जो साथी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, इनकी तैयारी जो लोग करते हैं उनके लिए अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में अनुच्छेद 50 सीधा पूछा गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो साथियों, इनका वर्णन अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देते हैं, पेट लेखपाल का एग्जाम देते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो अनुच्छेद 51 में साथियों अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में इनका वर्णन है, जैसे क्या है कि अगर कोई विदेशी आक्रमण हमारे देश पर होता तो हमारे देश के लिए सैन्य सेवा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेना मानी जाती है। 3 प्रकार की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ठीक है। 3 प्रकार की सेनाओं का गठन किया गया है ताकि हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय शांति रह सके। इनके लिए अनुच्छेद 51 का वर्णन साथियों प्रदान किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व। साथियों, अब नीति निर्देशक तत्व के बाद कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। हाँ, अब कल हम पढ़ेंगे आपको फिलहाल। तो आज नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गया। कल आपको पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य। अब भाई, अगर हमारा संविधान हमें कुछ प्रदान किया है तो हमें भी संविधान के प्रति कुछ करना चाहिए। तो यही मौलिक कर्तव्य। कल हम मौलिक कर्तव्य के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको देंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 2.0 के साथ। फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।